एक लड़का जंगल में तेजी से भाग रहा था। उसकी सांसें चढ़ी हुई थी। उसके माथे पर डर का पसीना साफ नजर आ रहा था। वो लड़का भाग रहा था। तभी अचानक से वो बहुत घबराते हुए एकदम से रुक जाता है। उसके सामने एक भयानक आदमी दिखाई पड़ता है। उस आदमी की हरी डरावनी आंखें देख वो लड़का उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगता है। मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। आखिर मैंने क्या किया है जो तुम मेरे पीछे पड़े हो? वो लड़का रोते बिलखते हुए अपने जिंदगी की भीख मांग रहा था, लेकिन तभी पीछे से एक काला साया आता है और उसको उस घने जंगल में खींच कर ले जाता है। उस काली रात में अब अंधेरे के अलावा कुछ रहती है तो उस लड़के की चीख। कुछ महीने बाद मौसम काफी खराब था। तेज बारिश हो रही थी। उस बारिश में वेदांत गाड़ी चलाते हुए जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तेज आंधी, तूफान और कड़कड़ाती बिजली के कारण एक पेड़ टूटकर रास्ते पर गिर जाता है, जिस कारण आगे का रास्ता बंद हो जाता है। इस पेड़ को भी अभी टूटकर गिरना था रास्ते पर। अब इस घनघोर बारिश में मैं जाऊं कहाँ? यहाँ तो आसपास कोई होटल भी नजर नहीं आ रहा। वेदांत खुद से बातें करते हुए अपनी पॉकेट से फोन निकालता है, लेकिन अफसोस की बात उसके फोन में नेटवर्क नहीं होते। वेदांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी भारी बारिश में जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि दूर दूर तक वक्त गुजारने के लिए कोई भी साधन नजर नहीं आ रहा था। वेदांत अपनी गाड़ी में से छाता निकालता है और होटल की तलाश में उस जंगल के अंदर निकल पड़ता है। कुछ दूरी पर चलने के बाद उसे एक बंगला दिखाई देता है। उस बंगले की लाइट जल रही थी। उस बंगले को देखने से ऐसा लग रहा था कि वो बंगला खाली नहीं बल्कि उसमें कोई रहता है। वेदांत अब बिना किसी देरी के उस बंगले के पास जाता है और बंगले का दरवाजा खटखटाने लगता है। कोई है? कोई है क्या अंदर? वेदांत की बातों का कोई जवाब नहीं देता और एक बार फिर वेदांत उसी दरवाजे को खटखटाने जाता है, पर उससे पहले वो दरवाज़ा एक भयानक आवाज़ के साथ खुल जाता है और उस दरवाजे के पीछे होती है एक बूढ़ी औरत। कौन हो तुम? और इतनी रात गए हमारे बंगले के दरवाजे पर क्या कर रहे हो? मैं वेदांत हूँ। वो दरअसल मैं घर जा रहा था, तभी बारिश होने लगी और तेज बारिश होने के कारण रास्ते में एक पेड़ गिर गया और इस वजह से मेरी गाड़ी आगे नहीं जा सकती। रास्ता पूरी तरह बंद हो गया और यहाँ मुझे कोई होटल नहीं दिखा सिवाय इस बंगले के, इसलिए मैं यहाँ हेल्प मांगने के लिए आ गया। क्या आप मुझे एक रात के लिए इस घर में पनाह दे सकती है? तुम्हें पता नहीं, इतनी रात गए किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला इंसान कैसा है ये कोई नहीं जानता। हाँ माँ, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं जंगल में अपनी गाड़ी के अंदर रह भी तो नहीं सकता ना, क्योंकि जंगल है, यहाँ जंगली जानवर भी होंगे और बारिश भी ज़्यादा तेज हो रही है। मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा, बस आज रात की बात है। वेदांत की बात सुनकर वो बूढ़ी औरत उसे घर में रहने की इजाज़त दे देती है और वेदांत बंगले में आ जाता है। वेदांत के बंगले में आते ही अब सभी अपने अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं। अम्मा, ये भाई साहब कौन है और इतनी रात गए आपने इन्हें घर में आने क्यों दिया? वे क्या है ना बेटा, बाहर का मौसम कुछ ज्यादा ही खराब है, इसलिए मैंने इस मुसाफिर को अपने बंगले में पनाह दे दी है। ठीक है रामू काका, इन भाई साहब को इनका कमरा दिखा दो और इस बंगले के बारे में अच्छे से समझा दो। जी साहब। रामू काका वेदांत को उसका कमरा दिखाने लगते हैं और कमरा दिखाने के दौरान वो वेदांत को बोलते हैं, रात बहुत ज्यादा हो गई है, अगर कुछ खाना है तो अभी बता दो, नहीं तो 2 बजे के बाद आपकी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि उस समय कोई नहीं उठता। और हाँ, आपसे विनती है कि आप भी अपने कमरे से बाहर ना आए। लेकिन रामू काका, ऐसा भी क्या है 2 बजे जो हमें कहीं आना जाना नहीं है?
अब किसी को इमरजेंसी होगी तो वो तो बाहर आएगा ही ना। रामू काका वेदांत को तिरछी नजर से देखता है और वेदांत भी चुप हो जाता है। इसके बाद रामू काका वेदांत के लिए कुछ खाने के लिए लाता है और उसको खाना देकर वहां से चला जाता है। रात के 2:30 बज रहे थे। घड़ी के टिक टिक की आवाज पूरे बंगले में गूंज रही थी। सभी अपने कमरे में सो रहे थे। बूढ़ी अम्मा भी अपने कमरे में सो रही थी। रोहित अपनी पत्नी और अपनी छोटी बेटी के साथ अपने कमरे में सो रहा था। लेकिन तभी अचानक रोहित की बेटी निशा को खांसी आती है। अपनी बेटी के खांसने से रोहित और उसकी पत्नी उठ जाते हैं। निशा बेटा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? माँ, पानी, मुझे पानी चाहिए। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर सीमा उठकर पानी लेने किचन में जाती है। सीमा फ्रिज से पानी की बोतल निकालती ही है कि तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। सीमा जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे सिवाय काले अंधेरे के कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। सीमा एक लंबी सांस भरती है और पानी की बोतल लिए अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी सीमा की नजर हॉल में सोफे के पास पड़ती है, जहां वो देखती है कि सोफे पर किसी की काली परछाई बैठी हुई है। उस परछाई को देख सीमा के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सोफे पर बैठा कौन है। बस यही जानने के लिए वो दबे पांव एक बार फिर हॉल की तरफ जाने लगती है और जैसे वो लाइट जलाती है वैसे ही लाइट ऑन के साथ ही वो काला साया भी गायब हो जाता है, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। ये देख सीमा थोड़ी हैरान होती है। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने देखा था यहाँ पर किसी की परछाई थी, लेकिन लाइट जलाने के साथ यहाँ सब कुछ ठीक है। हो सकता है ये मेरा वहम है। वैसे भी मुझे नींद बहुत तेज आ रही है। इतना बोलकर सीमा एक बार फिर लाइट बंद करती है और डरते हुए सोफे की तरफ देखती है तो उसे एक बार फिर सोफे पर कोई बैठा नजर आता है। ये देख सीमा डर के मारे थर थर कांपने लगती है और चीखते हुए रोहित को आवाज लगाती है। रोहित, रोहित, जल्दी नीचे आओ। रोहित! सीमा की आवाज सुनकर बूढ़ी औरत अपने कमरे से बाहर आती है। साथ ही रोहित भी अपने कमरे से बाहर आ जाता है। सीमा को इतना डरा देख रोहित उससे सवाल करता है। सीमा, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों? रोहित, रोहित, यहाँ पर कोई है। यहाँ कोई है जो हम लोगों के जान का दुश्मन बना हुआ है। ये कैसी बात कर रही हो सीमा? इस बंगले में हमारी फैमिली के अलावा कोई और नहीं है और वो जो भी गेस्ट आया है वो सुबह चला जाएगा। यार, ये सब तुम्हारा वहम है, इसलिए इतना सोचो मत और मेरे साथ चलो। अम्मा, आप भी चिंता मत करो, आप भी अपने कमरे में सो जाओ। रोहित सीमा को लेकर अपने साथ कमरे में चला जाता है, लेकिन कमरे में इस बार निशा नहीं थी। रोहित, निशा कहाँ गई? मैंने तो निशा को यही छोड़ा था। हाँ सीमा, जब मैं नीचे आया था तो निशा बेड पर ही सो रही थी। फिर निशा गई कहाँ? रोहित की ऐसी बात सुनकर सीमा घबरा जाती है और जोर जोर से निशा को आवाज देने लगती है। निशा, निशा कहाँ हो? निशा! सीमा निशा को ढूंढते हुए 3rd फ्लोर पर चली जाती है। उस फ्लोर पर हर तरफ सन्नाटा था। वहां इतना सन्नाटा था कि अगर एक सुई भी गिरती तो उसकी भी आवाज गूंज जाती। और सीमा वहां जाकर निशा को आवाज लगा रही थी कि तभी सीमा को ऐसा लगता है कि उसके कदमों के साथ कोई और भी कदम मिलाकर चल रहा था। जैसे सीमा रुकती वैसे ही उन कदमों की आवाज भी रुक जाती है और जैसे ही वो चलना शुरू करती तो वो कदमों के चलने की आवाज भी उसके साथ हो जाती। सीमा डरती हुई पीछे देखती है और उसे दीवार पर किसी की भयानक परछाई दिखाई देती है, लेकिन वो परछाई थी किसकी? बस इसी बात का पता करने के लिए सीमा उस परछाई का पीछा करने लगती है, जहां वो निशा को दीवार पर छिपकली भांति चिपका देख जोर से चीखती है। सीमा की आवाज सुनकर इस बार घर का हर व्यक्ति 3रे फ्लोर पर आ जाता है और वो निशा को ऐसी हालत में देखकर डर जाते हैं। निशा बेटा, तुम वहां पर क्या कर रही हो? नीचे आओ।
और तुम दीवार पर कैसे चढ़ी? रोहित की बात सुनकर निशा जोर जोर से हंसने लगती है। मैं तुम्हारे हाथ कभी नहीं आऊंगा। मैं यहाँ इस घर को तबाह करने आया हूँ। मैं एक प्रेत हूँ। प्रेत और प्रेत का कोई घर नहीं होता। इतना बोलकर निशा कूदकर नीचे जमीन पर आती है और अपने घुटनों के बल भाग जाती है। उस दौरान वहां सब मौजूद थे सिवाय वेदांत के, लेकिन किसी का ध्यान वेदांत की तरफ नहीं जाता और वो बस निशा की जान बचाने के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढने लगते हैं। मेरी पोती के अंदर किसी की भयानक आत्मा है। मेरी पोती को बचा ले भगवान। रोहित कुछ तो करो। अगर यही रहा तो हमारी बेटी हमारे हाथ से निकल जाएगी। वे हमारी बेटी को हमसे दूर ले जाएगा। रोहित बाबा, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं अपने दोस्त से बात करूं? वो एक तांत्रिक बाबा को जानता है। वो इन जैसों को अच्छे से संभालना जानते हैं। रामू काका की बात सुनकर रोहित उसकी बात से सहमत होता है। इसके बाद रामू काका अपने एक दोस्त को फोन कर फिर सारी बात बता देते हैं। रामू काका का दोस्त एक तांत्रिक बाबा के साथ रोहित के घर पर आता है। जैसे ही तांत्रिक बाबा अपने कदम को उस बंगले में रखते हैं, वैसे ही उन्हें वो सारी छवि दिखती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या इस घर में इतने ही लोग हैं या कोई और भी है जो यहाँ मौजूद नहीं है? बाबा, हमारे घर में तो इतने ही लोग हैं। नहीं, इस घर में इतने ही लोग नहीं है। इस घर में कोई मेहमान बनकर आया है जो यहाँ मौजूद नहीं है। तांत्रिक की बात सुनकर अब सभी को वेदांत का ख्याल आता है, जिसके बाद रोहित एकदम से बीच में बोल पड़ता है। माफ करना तांत्रिक बाबा, लेकिन हाँ, इस घर में एक लड़का मुसाफिर बन के आया था जिसे माँ ने हमारे घर में पनाह दी, क्योंकि बाहर बारिश और खराब मौसम होने के कारण उसका कहीं आना जाना मुश्किल था। तुम्हारी माँ ने किसी इंसान को नहीं बल्कि एक शैतान को पनाह दी है। इस घर में तुम्हारी माँ ने खुद शैतान को आमंत्रित किया है। इस घर से वो शैतान तब तक कहीं नहीं जाएगा जब तक वो इस बंगले को शमशान न बना दे। तांत्रिक की बात सुनकर सबकी रूह कांप जाती है। बाबा, कोई उपाय होगा ना? आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारी निशा हमें मिल जाए और वह शैतान इस घर से चला जाए। मैं एक घेरा बना रहा हूँ और उस घेरे में तुम सबको रहना है। निशा चाहे कितना भी रोए, कितना भी चिल्लाए, लेकिन कोई भी उस घेरे को पार करके बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि याद रखना, भले ही शरीर निशा का है लेकिन उसकी आत्मा नहीं। तांत्रिक की बात से अब सभी सहमत होते हैं और पूरा घर एक घेरे में आ जाता है। तो वहीं तांत्रिक अपने कुछ तंत्र विद्याओं से निशा को अपने पास बुलाते हैं। छोड़ दे तांत्रिक, मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दे। अगर तू मेरे रास्ते में आया तो तू भी मौत की नींद सोएगा। तेरा इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी तू जानबूझकर इस घर में आया। आखिर क्यों एक मामूली इंसान का भेष लेकर तू इस घर में आया? क्या वजह है इधर आने की? मैं एक शैतान हूँ और शैतान अपना पेट भरने के लिए वजह नहीं ढूंढता। मुझे खून की जरूरत है और मैं खुद को शक्तिशाली करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ, अपनी ये पूजा पाठ बंद कर, नहीं तो तू भी मौत की नींद सोएगा। निशा के इतना बोलने के बावजूद तांत्रिक नहीं रुकता और मंत्र जारी रखता है। कुछ देर बाद निशा के अंदर का शैतान कमजोर होने लगता है और निशा घुटने के बल गिर जाती है। जैसे ही निशा घुटने के बल आती है, वैसे ही तांत्रिक उठ के निशा के ऊपर लाल सिंदूर फेंकता है। सिंदूर के जाते ही निशा तड़प उठती है और हवा में उड़ जाती है। निशा के लंबे खुले काले बाल हवा में लहरा रहे थे और वो जोर जोर से चीख रही थी। छोड़ दे तांत्रिक, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। निशा के बोलने के बाद भी तांत्रिक नहीं रुकता है और तभी निशा रोते हुए बोलती है, माँ, पापा
मुझे बचा लो। ये तांत्रिक अपनी पूजा नहीं बल्कि मेरी बलि चढ़ा रहा है। मुझे बचा लो माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। निशा की बात सुनकर सीमा पिघल जाती है और जैसे ही बाहर जाने लगती है वैसे ही रोहित उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख निशा के अंदर का शैतान जोर से चिल्लाता है। शैतान तांत्रिक को मंत्र रोकने के लिए बार बार बोल रहा था, लेकिन तांत्रिक अपने मंत्रों का उच्चारण नहीं रोकता और आखिरकार वो गंगा जल निकालता है और निशा के ऊपर छिड़क देता है। जैसे ही गंगा जल निशा के ऊपर जाता है वैसे उसके अंदर का शैतान बाहर निकल जाता है और बाबा एक छोटी सी बोतल में उसे कैद कर लेते हैं और इस तरह निशा उस शैतान की कैद से आजाद हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आपने मेरी बच्ची की जान बचाई है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। ये तो मेरा काम था, लेकिन हाँ, जाते जाते मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि आगे से अगर देर रात कोई भी आपका दरवाजा खटखटाता है तो आप कभी भी अपने दरवाजे को खोलने से पहले 2 बार जरूर सोचें। इतना बोलकर तांत्रिक बाबा वहां से चले जाते हैं और इस तरह निशा और उसका घर उस शैतान के चंगुल से आजाद हो जाता है। विवेक के हॉस्टल आए 1 महीना हो चुका था, पर अब तक उसका कोई दोस्त नहीं बना था। हॉस्टल के सभी बच्चे खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, पर जब विवेक अपने रूम की तरफ बढ़ता है तो अचानक से सारी लाइट्स बंद हो जाती है और उसे डरावनी आवाज सुनाई देने लगती है। डरावनी आवाज सुनकर विवेक के पसीने छूट जाते हैं। पूरी गैलरी में इतना ज्यादा अंधेरा होता है कि विवेक एक एक कदम फूंक फूंक के रखता है। तभी उसे एहसास होता है मानो जैसे उसके पैर के नीचे कुछ आ गया हो। विवेक की डर से चीख निकल जाती है और वो अंधेरे में डरते हुए भागने लगता है और भागते भागते जाकर एक दीवार से टकराकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। तभी गैलरी की सारी लाइट्स जल जाती है और कुछ लड़के उसके सामने आ खड़े होते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं। देखो दोस्तों, जरा इस डरपोक को, अंधेरे से इतना डरता है कि दीवार से ही टकरा गया। अरे तुम छोटे गांव के लोग भी इतने डरपोक होते हो क्या? गांव में तो लाइट नहीं होती, जंगलों में जाना पड़ता है लोटा लेकर, और तुम इतने अंधेरे से डर गए। इतना बोलकर वो सभी लड़के विवेक के ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। बेचारा विवेक डरा सहमा अपने कमरे में जाता है और कुछ देर बाद रात के 2 बजे जब नीरज गहरी नींद में सो रहा होता है तो कोई उसके कमरे का दरवाजा खटखटाता है। दरवाजे की आवाज सुनकर नीरज पवन को उठाता है। अबे यार, क्या घोड़े की तरह सोता रहता है, जा जाकर दरवाजा खोल, दरवाजे पर कोई है। नीरज पवन को बार बार उठाने की कोशिश करता है पर पवन उठता ही नहीं। इसके बाद नीरज खुद नींद से उठकर दरवाजा खोलता है पर वो देखता है कि दरवाजे पर कोई नहीं है। अपने सामने किसी को न देखकर वो एक बार फिर सोने के लिए चला जाता है। नीरज की अभी आंख सही से लगी भी नहीं थी कि एक बार फिर उसे एहसास होता है कि मानो जैसे दरवाजे पर कोई है। इस बार नीरज गुस्से में दरवाजा खोलने के लिए उठता है और दरवाजा खोलते ही कहता है, कौन है भाई, सामने आ। अगर मुझे पता चल गया ना तो खैर नहीं है। तू जानता नहीं कि तू किससे पंगा ले रहा है। तभी गैलरी की लाइट अपने आप जलने और बंद होने लगती है। अब नीरज के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि उसे वही डरावनी आवाज सुनाई देती है जैसी आवाज करके उसने विवेक को डराया था। नीरज को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो जल्दी से दरवाजा बंद करके सोने के लिए चला जाता है। नीरज कंबल ओढ़कर आंखें बंद कर लेता है पर कोई उसका कंबल उसके ऊपर से खींच लेता है और जब नीरज उठता है तो वो देखता है कि कमरे में कोई नहीं है और पवन भी आराम से सो रहा है। वो एक बार फिर पवन को उठाता है पर पवन उठता ही नहीं, मानो जैसे पवन मर चुका हो। पवन की नीली पड़ी बॉडी देखकर नीरज का गला सूखने लगता है और वो कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है पर कमरे का दरवाजा नहीं खुलता और अचानक से कमरे की खिड़की अपने आप ही खुल जाती है और खिड़की के बाहर उसे किसी औरत का साया नजर आता है। उसे देख नीरज के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो कमरे के दरवाजे के पास मुंह छुपाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद जब नीरज अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को बिस्तर पर पाता है और पवन उससे कहता है,
अबे यार, मैंने तुझे कितनी बार बोला है ऐसे सस्ते नशे करके मत सोया कर। पता है सबको लगा तू मर गया। कब से तुझे उठा रहे हैं, उठ क्यों नहीं रहा था? ये बात प्रिंसिपल तक पहुंचने वाली थी तो मैंने संभाल लिया। अबे सुबह कब हुई और मैं बिस्तर पर कैसे? मैं तो रात को दरवाजे के पास था। अरे तू पागल हो गया है क्या? तू घोड़े बेचकर बिस्तर पर ही सो रहा था और सुबह के 11 बज गए हैं। तूने 2 क्लास भी छोड़ दी और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। अब तो बेटा सीधा तुझे लंच ही मिलेगा। पवन की बातें सुनकर नीरज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। अब नीरज पवन को कल रात की सारी घटना बताता है, जिसके बाद पवन नीरज से कहता है, देख यार, 2 ही चीज हो सकती है, या तो तेरे दिमाग का वहम है या तो फिर ये सब कुछ किया कराया उस विवेक का है। हमने भी तो उसे कल इसी तरह से डराया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमसे बदला ले रहा है? अगर ऐसी बात है तो आज उस विवेक की खैर नहीं। आज मैं उसे इतना डराऊंगा कि उसे अपनी मरी हुई नानी तक याद आ जाएगी। अब क्या था, नीरज पवन के साथ मिलकर एक नया प्लान बनाता है और रात को एक बार फिर डिनर करने के बाद जब सभी लड़के अपने रूम में सोने के लिए जाते हैं तो नीरज और पवन विवेक के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, विवेक यार, हमें माफ कर दे। तू छोटे गांव से आया है, गंवार है, इसलिए हम तेरा मजाक बना रहे थे और तुझे डरा रहे थे। अगर हमें पता होता कि तेरी माँ इतनी बीमार है और फिर भी तुझे हॉस्टल भेज रही है तो हम तुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते। क्या मेरी माँ की तबीयत खराब है? पर तुम्हें कैसे पता? विवेक, सच में तुझे कुछ नहीं पता? अरे हॉस्टल के फोन पर तेरी माँ का फोन आया था और चौकीदार अंकल बता रहे थे कि तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। वो तेरा ही नाम ले रही है और तुझे ही याद कर रही है। मेरी मान तो एक बार तू अपनी माँ से मिलने चला जा, क्योंकि तेरी माँ यहीं अपने हॉस्टल के पास जो शमशान घाट है ना, उसके पीछे वाले अस्पताल में एडमिट है। क्या मेरी माँ यहीं के अस्पताल में एडमिट है और मुझे कुछ नहीं पता? पता होगा भी कैसे? मैं अपनी माँ से बात ही कहाँ करता हूँ। सारी गलती मेरी है। मुझे अपनी नाराजगी इतनी नहीं रखनी चाहिए थी। प्लीज मुझे बताओ वो हॉस्पिटल कहाँ है? मैं अभी जा रहा हूँ अपनी माँ के पास। बेचारा विवेक इस बात से अनजान था कि ये सारी चाल नीरज और पवन की है। अब नीरज और पवन विवेक को बेवकूफ बनाकर शमशान घाट में ले जाते हैं और उसे वहीं अकेला छोड़कर एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और एक बार फिर उसे डराने की कोशिश करते हैं, पर इस बार उनकी चाल उल्टी पड़ जाती है। विवेक शमशान घाट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है तो वहीं नीरज और पवन ये सब देखकर मजे ले रहे होते हैं, पर तभी तेज आंधी और तूफान चलने लगती है। अरे यार, ये मौसम अचानक से कैसे खराब हो गया? अब इस डरपोक को हम डराएंगे कैसे? भाई मेरी बात मान, तो अभी घर चलते हैं, इस बेवकूफ को यहीं छोड़ते हैं। वैसे भी ये बहुत डरपोक है, ये चाहकर भी यहाँ से नहीं निकल पाएगा और इसे तो यहाँ का रास्ता भी नहीं पता। हम दोनों यहाँ से चलते हैं, मौसम बहुत खराब हो रहा है। पर मेरा बदला? अरे भाई, तेरा बदला भी ले लेंगे, पर अभी यहाँ से चलते हैं। पवन और नीरज इतना बोलकर वहां से जाने लगते हैं कि तभी एक बड़ा सा पेड़ टूटकर उन दोनों के सामने गिर जाता है। बाल बाल बचे, मैं कह रहा था तुझे यहाँ से जल्दी चलते हैं, मौसम बिगड़ रहा है। ये तो अच्छा है कि ये पेड़ हमारे ऊपर नहीं गिरा। अब चलो यहाँ से। इतना बोलकर पवन नीरज का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ले जाने लगता है, पर हवा इतनी तेज चलने लगती है कि पवन और नीरज आगे बढ़ ही नहीं पाते। रात का सन्नाटा और तेज आंधी तूफान के साथ बिजली भी कड़कने लगती है और पल भर में उन दोनों की नजरों के सामने से विवेक गायब हो जाता है और उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। बहुत सता लिया तुमने मेरे बेटे को, अब तुम्हारी खैर नहीं। इसी शमशान में मैं तुम्हारी लाश को दफन कर दूंगी। देखा भाई, मैंने कहा था ना उस रात को जो भी कुछ हुआ मेरे साथ, वो मेरे दिमाग का कोई वहम नहीं था। और अब तो ये भी साबित हो चुका है कि इन सब के पीछे उस बेवकूफ विवेक का भी हाथ नहीं है। हमने गलती करी शमशान घाट में आकर। तू पागल हो गया है क्या? तू कहना क्या चाहता है कि यहाँ भूत है? अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, ये इस विवेक का काम है। हमने उसे झूठ कहा कि उसकी माँ बीमार है, उसे ये बात पता चल गई होगी, इसलिए वो अब हमें डराने की कोशिश कर रहा है। पवन ये सब कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी पवन को एहसास होता है कि मानो जैसे उसके गालों पर
किसी ने जोरदार तमाचा मारा हो। पवन अपने गाल पकड़ लेता है तो वहीं दूसरी ओर नीरज अपने आप ही हवा में उड़ने लगता है और उल्टा लटक जाता है। कौन है? देखो, तुम जो भी कोई हो, मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस इस विवेक के साथ थोड़ा मजा कर रहा था। ये सारा प्लान इस पवन का था। मैं तुम दोनों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब से मेरा बेटा इस हॉस्टल में आया है तब से तुम दोनों ने उसका जीना हराम कर दिया है। आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर विवेक की मरी हुई माँ उन दोनों के सामने आ जाती है। विवेक की माँ को देखकर उन दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और विवेक की माँ अपनी शक्तियों से पवन को जमीन के अंदर कमर तक गाड़ देती है। अपनी मौत को अपने सामने देखकर नीरज और पवन के होश उड़ जाते हैं और वो दोनों अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। तभी वहां विवेक आ जाता है और अपनी माँ को देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और जाकर अपने माँ के गले लगने लगता है और वो चाहकर भी अपनी माँ को छू नहीं पाता। माँ, आप मेरे सामने खड़ी हैं, वो भी सही सलामत, फिर मैं आपको छू क्यों नहीं पा रहा? और आपने इन दोनों की ऐसी हालत कैसे कर दी? विवेक बेटा, मैं इन दोनों को आज नहीं छोड़ूंगी। तुझे जो कोई भी परेशान करेगा वह मौत के घाट उतारा जाएगा। और बेटा, तू मुझे चाह कर भी इसलिए नहीं छू पा रहा क्योंकि अब मैं तेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। पर एक बात हमेशा याद रखना, मैं मरकर भी अमर हूँ और हमेशा तेरी हिफाजत करती रहूंगी। जब विवेक को ये पता चलता है कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही और उसके सामने जो औरत खड़ी है वो उसकी माँ की आत्मा है, तो विवेक के हलक में उसकी आवाज रुक जाती है और उसकी आंखों से सिर्फ आंसू के अलावा कुछ नहीं गिरते। और तभी उसके आंखों के सामने कुछ पुरानी धुंधली यादें आ जाती है, जहां वो बड़ी ही बेरुखी के साथ अपना सामान पैक करके घर छोड़कर जा रहा होता है। माँ, अगर आज पापा जिंदा होते तो आज हम शहर में होते। पापा के जाने के बाद तो तुमने मुझे बिल्कुल देहाती बना दिया है। मेरे सारे दोस्त बाहर हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हैं और शहर में नौकरी करने लगे हैं। एक मैं हूँ जिसकी अब तक पढ़ाई पूरी नहीं हुई, पर मैंने भी सोच लिया है मैं हॉस्टल जाकर रहूंगा और तुम मुझे अब रोक भी नहीं पाओगी। और मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हुआ। नहीं विवेक बेटा, तुझे हॉस्टल जाना है, तू जा, पर मुझसे बेरुखी से पेश मत आ। मैं तेरी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मुझे माफ कर दे, मैं तुझे शहर नहीं भेज पाई, पर तू वहाँ जाकर अच्छे से रहना और मुझसे बातें करते रहना। विवेक की माँ विवेक की खुशी के लिए उसे हॉस्टल जाने देती है, पर विवेक की नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो हॉस्टल जाने के बाद एक बार भी अपनी माँ से बात नहीं करता और विवेक की माँ उसकी ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो अपने बेटे की याद में दम तोड़ देती है। पर अफसोस, इस बात से बेखबर विवेक हॉस्टल में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। माँ, मुझे माफ कर दो। अगर मुझे पता होता कि मेरी नाराजगी आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगी और मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाओगी तो मैं कभी हॉस्टल नहीं आता। इस हॉस्टल में आने के बाद मुझे आपकी अहमियत का पता चला। मैंने आपसे बात करने की कोशिश की पर आपका फोन ही कभी नहीं लगा। लगता भी कैसे आप इस दुनिया में जो नहीं रही। विवेक, तेरी नाराजगी खत्म हो गई मेरे लिए, यही बहुत है। पर मैं इन लड़कों को आज माफ नहीं करूंगी। उनकी हिम्मत कैसे हुई तुझे परेशान करने की। नहीं माँ, इन्हें कुछ मत करो। ये भी तो किसी के बेटे हैं और मैं नहीं चाहता जैसे हम दोनों अलग हो गए वैसे ही कोई माँ अपने बेटे से अलग हो जाए। अगर इन्हें कुछ हो गया तो शायद उनकी माँ भी बेटे की गम में मर जाए। प्लीज हमें माफ कर दो, हम ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे और विवेक को अपने छोटे भाई की तरह रखेंगे और हॉस्टल में आए हर नए बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेंगे। हमें माफ कर दो और हमें एक मौका दे दो। माँ, इन्हें माफ कर दो और एक मौका दे दो मेरे लिए। विवेक के कहने पर विवेक की माँ उन दोनों लड़कों को माफ कर देती है और वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद विवेक, नीरज और पवन अपने हॉस्टल चले जाते हैं और हॉस्टल जाने के बाद अगले ही दिन पवन किसी पंडित से बात करता है और विवेक की माँ की आत्मा की शांति के लिए वो तीनों मिलकर एक पूजा करते हैं। जिसके बाद विवेक की माँ की आत्मा को शांति मिल जाती है।
हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें, हम ज़रूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।